ना अपना म्यूट किया। हाँ सर। नमस्कार। लिखावट के ऑनलाइन कार्यक्रम में आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करेंगे और उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मैत्री पुष्पा जी हैं, चंद्रा सदायत जी हैं, ज्योति हैं। इस कार्यक्रम का संचालन ज्योति करेंगी। और शायद आप सबको मालूम है, लिखावट पिछले कई वर्षों से, लगभग 35-36 वर्षों से दिल्ली में सक्रिय है और इसके संस्थापक सदस्यों में रघुवीर सहाय थे, मंगलेश डबराल और मैं और कुछ और अन्य मित्र। मैं ज्योति का परिचय देकर मैं ज्योति से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ज्योति हिंदी साहित्य की छात्रा हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में बीए किया है और एमए दोनों वहाँ से करके अभी इन दिनों इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से बीएड कर रही हैं। और हिंदी साहित्य में उनका विशेष विषय रहा आधुनिक साहित्य। तो मैं ज्योति से अनुरोध करूंगा कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ज्योति। नमस्कार, मैं ज्योति लिखावट संस्था की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम सुभद्रा कुमारी चौहान जी को समर्पित है, इसलिए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पूर्व मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता ठुकरा दो या प्यार करो का पाठ आप सभी के समक्ष करना चाहूँ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं हूँ गरीबनी ऐसी, मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाच चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारन को समझो, पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1904 में सुभद्रा जी का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही कविता लिखती थी। उनकी कविता में परिलक्षित होने वाले ओज भाव केवल सतही नहीं था, बल्कि ये भाव उनके जीवन का सार भी था। सुभद्रा जी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी और कई दफा वे जेल भी गईं। तो आइए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविता की रचयिता सुभद्रा जी के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के आमंत्रित वक्ता चंद्रा सदायत जी से। चंद्र सदायत जी एनसीईआरटी नई दिल्ली के भाषा विभाग में प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर साहित्य सेवा कर रही हैं। इन्हें पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का लंबा अनुभव है।
चंद्रशेखर जी ने स्त्री चिंतन और स्त्री दृष्टि संबंधी लेखन कार्य में सक्रिय हैं और इन्होंने महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान पर पुस्तकों का संपादन भी किया है तथा नई कविता की काव्यानुभूति नाम से आलोचना पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। अवकाश प्राप्ति के बाद भी मैम निरंतर सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। अब मिलते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षा मैत्रेयी पुष्पा जी से। स्त्री विमर्श के क्षेत्र में मैत्रेयी पुष्पा जी की एक अलग पहचान है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्य पुस्तकों की रचना की जिनमें कहानी संग्रह चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, थियरी का सपना, प्रतिनिधि कहानियां, उपन्यासों में देवता बहती रही, इदन्नम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते निकले आदि प्रमुख हैं। मैम द्वारा लिखित आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, वह सफर था कि मुकाम था बहुत प्रसिद्ध हैं। स्त्री विमर्श से संबंधित पुस्तकों में खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, आवाज, तब्दील निगाहें महत्वपूर्ण हैं। मैम को साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिले जिनमें सार्क लिटरेरी अवार्ड, सरोजिनी नायडू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, प्रेमचंद सम्मान, वीर सिंह जूदेव पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, शाश्वती सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान आदि प्रमुख हैं। मैम ने वर्ष 2015 से 2018 तक हिंदी अकादमी दिल्ली के लिए उपाध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाला। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और आमंत्रित करते हैं चंद्रशेखर मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लिखावट संस्था और श्री मिथिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे लिखावट के गूगल मीट पर सुभद्रा जी पर वक्तव्य देने के लिए मंच प्रदान किया। सुभद्रा जी पर आज उनका जन्मदिन है। 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा जी का जन्म हुआ था और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं चाहती हूँ कि हम उनसे उनके बारे में बातचीत करें, उनको याद करें। आप लोग सभी जानते हैं कि कल हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव था। 75वां वर्ष हमने अपनी आज़ादी का मनाया और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोग शहीद हुए। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी, अनेक लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आज हम सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि इस आज़ादी को पाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए जिन्होंने ये यातनाएं सही, जिन्होंने आज़ादी हासिल करने में अपना योगदान किया, उनको याद करें। सुभद्रा जी भी उसी तरह की एक हमारी स्वतंत्रता की नेत्री थी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सुभद्रा जी पर बात करने से पहले कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ध्वजारोहण के समय कहा था कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए 27 सितंबर से देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बच्चों को देश और समाज के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी के बारे में बताया जाएगा। वीर शहीदों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जाहिर है इसमें वो साहित्य शामिल होगा जो शहीदों के बारे में और देशभक्ति को उजागर करने वाला होगा। और सुभद्रा जी इस रूप में महत्वपूर्ण कवयित्री है, हम जानते हैं। और झांसी की रानी कविता में वो स्वयं ये कहती है, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं, उनकी गाथा पर निशीथ में शुद्ध जंतु ही गाते हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमर कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। यानी साहित्यकार जो है वीरों की बानी को स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं और जो इतिहास भूल जाता है, जिनको साहित्य उनको याद रखता है, उन कुर्बानियों को, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में वो हमें नए सिरे से बताता है। और
उसको हम आगे आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को उसे परिचित कराते हैं। एक ब्रज भाषा के कवि ने कहा था, भूल न जाइयो भारतवासी उन वीरन की कुर्बानी, हंसते हंसते प्राण गवाएं अमर रखो माँ को पानी। तो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया और जिन्होंने हमारी भारत माता की प्राणों को अमर रखा, ऐसे कवि कार्यकर्ता हमारे हिंदी में भी हुए हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुए हैं। उनको याद करना आज जरूरी है। तो ये भी एक आज एक मौका है कि जिससे हम सुभद्रा जी को और याद करेंगे और उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। सुभद्रा जी पर सब 1948 में उनकी बसंत पंचमी के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी 1948 में ही सुभद्रा जी पर सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह ने एक कविता लिखी थी, जिस कविता में उन्होंने सुभद्रा जी को कहा था, हे त्रिधारा धार मध्य विलास, जन मन मई करुणा के सरल मधुमास, मुक्ता मुकुल कल उन्मादिनी के हास, नमो हे सुख शांति की आशा क्रांतिमयी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के जन मनमयी व्यक्तित्व की याद दिलाती है। जन मनमयी व्यक्तित्व वह होता है जो जन और मन में बसा हुआ हो या जिसके मन में जन और मन बसा हुआ हो, दोनों ही तरह से हम इसे कह सकते हैं। तो वो जन मनमयी व्यक्तित्व वाली हमारी कवयित्री थी और शमशेर जी ने ही उन पर एक लेख लिखते हुए सबसे पहले कहा है, राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला। सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला कहा है शमशेर जी ने ही। और उस कोकिला के मधुर गान आज भी हिंदी क्षेत्र की अमराइयों में गूंज रहे हैं। पीढ़ियां गुजर गई किंतु उस कोकिला की तान कभी मंद नहीं पड़ी। वस्तुतः उन जैसी जन मनमयी कवयित्री हिंदी में दूसरी नहीं है। हम और आप सभी देखते हैं ऐसी कवयित्री हमें दूसरी हिंदी में नहीं दिखाई देती है। सुभद्रा जी इलाहाबाद के निहालपुर कस्बे में उनका जन्म हुआ था 1904 को 16 अगस्त को। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज उनका जन्मदिन है और एक तरह से 170वां जन्मदिन आज इनका पड़ रहा है। निहालपुर कस्बे में वो पैदा हुई और आप जानते हैं कि किसी कवि के बारे में, किसी साहित्यकार के बारे में चर्चा करते समय हमें उस विभिन्न परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। 1904 में जब उनका जन्म हुआ तो वह हमारे देश में आज़ादी का समय था, आज़ादी के आंदोलन का समय था और देश धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। हमारे यहाँ बहुत सारी सामंती रूढ़ियाँ थी जिनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा था। और फिर भी आप जानते हैं कि स्त्रियों के बारे में तो हमारे इस देश में और भी रूढ़ियाँ थी जिनसे स्त्रियों को गुजरना पड़ता था। महादेवी वर्मा का जब जन्म हुआ तो इसी बंधन और रूढ़ियों में था, लेकिन वो तो एक क्रांतिकारी कवयित्री थी। उन्होंने अपने जीवन में ही अपनी शुरुआत ही उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए की। सुभद्रा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है 1919 में उनका विवाह हुआ था लक्ष्मण सिंह जी के साथ। तो पहली बार उन्होंने अपना विवाह घूंघट खोल कर किया था और बिना दहेज के किया था। देखिए 1919 में ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने घूंघट खोल के विवाह किया था और कोई दान दहेज नहीं लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के परिवार वालों ने उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। वो प्रारंभ से ही कविता लिखती थी और 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी नीम कविता जो है मर्यादा पत्रिका में छपी थी। ये प्रॉथ वेस्ट स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। उनके भाई थे
वो उनकी सृजनात्मकता को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा भारी योगदान था। स्कूल जाते समय उनकी बहनों के साथ वो जाते थी तो टांगे में और एक पर्दा लगा के जाते थे। फिर धीरे धीरे कहा कि इस तरह तो जाना आना बड़ा मुश्किल होगा, तो फिर उनको हॉस्टल में रख के पढ़ाया गया। महादेवी वर्मा की दोस्ती जो आजीवन चली सुभद्रा जी से, उस क्रॉचवेट स्कूल में दोनों की दोस्ती हुई। सुभद्रा जी महादेवी जी से बाल छोटी थी, वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और सुभद्रा जी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी उसी स्कूल में। और उन दोनों ही छात्राएं जो है वो कविता लिखती थी और दोनों की ही इसी कविता के मारे मित्रता थी। वो कई कविता प्रतियोगिता में भाग लेती थी और कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। दोनों में ये आपसी प्रतिस्पर्धा रहती थी, लेकिन एक जो प्रतिस्पर्धा थी उनकी आपस में, वो एक जिसमें ईर्ष्या भाव नहीं था, उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों एक तरह से बहुत ही अच्छी सहेलियां थी और दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। वह मित्रता उनकी आजीवन चली, सुभद्रा जी की और महादेवी जी की। महादेवी जी ने सुभद्रा जी पर एक संस्मरण लिखा है जिसमें उन्होंने सुभद्रा जी के जीवन की बहुत सारी विशेषताओं को रखा है। सुभद्रा जी पर हिंदी साहित्य में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम लेखकों ने उनके जीवन और लेखन के बारे में लिखा है। पहली बार 1948 में शमशेर जी के साथ मुक्तिबोध ने भी सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य के बारे में लिखा कि वह कैसी कवयित्री थी और उन्होंने किस तरह हमारे कविता को, हिंदी कविता को मैं प्रभावित किया था। सुभद्रा जी की जो है पढ़ाई बीच में ही छूट गई। 1919 में जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उनका विवाह हो गया था। उस समय से कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था और सुभद्रा जी का विवाह भी कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में हो गया। उनके पति उस समय वकालत कर रहे थे और वो खंडवा के रहने वाले थे। सुभद्रा जी विवाह करके मध्य प्रदेश चली गई। उन दोनों में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। खुद लक्ष्मण सिंह साहित्यकार थे और साहित्य को महत्व देते थे। बाद में गांधी जी के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में आने के बाद 2020 में जब गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में आए, 1919-20 में, मैं गलत बोल गई। जब गांधी जी, अब 2000 चल रहा है तो इसलिए ध्यान 2004 का ही रहता है। 1919 में और 1920 में जब गांधी का आगमन हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में, तो सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह दोनों ही वो स्वतंत्रता, गांधी जी के कहने से दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और उन्होंने अपना सारा जीवन उसी स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य करता रहते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रहरी रहते हुए बिता दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जबलपुर में अपनी गृहस्थी शुरू की। जबलपुर में ही कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी ने शुरू की थी, तो लक्ष्मण सिंह जी उसमें साहित्यिक संपादक बन गए थे और सुभद्रा जी जो है वह स्त्रियों में आज़ादी की चेतना जगाने, रूढ़ियों को मिटाने में, वह महिलाओं के ग्रुप में महिलाओं के साथ बातचीत करती थी, चर्चा करती थी, उनके साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेती थी। वहाँ एक गांधी जी के आने के बाद एक झंडा सत्याग्रह किया गया जबलपुर में। उस झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान जेल गई। तो कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी जेल जाने वाली पहली सत्याग्रही महिला थी। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाली पहली सत्याग्रही महिला थी जो जेल गई। देखिए, हम सब जानते हैं सुभद्रा जी की उस समय कोई बहुत उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र की ही थी। कम उम्र से ही उन्होंने उन रूढ़ियों को तोड़ा
और आज़ादी के आंदोलन में वो आगे बढ़ी। जो स्त्री के प्रति हमारे समाज की जो रूढ़ियां हैं, तरह तरह की रूढ़ियां हैं, उन सब को उन्होंने तोड़ते हुए अपने पति के साथ भाग लिया। ऐसा कहा जाता है जब वह खुले मुंह और लोगों के साथ, बहुत सारे पुरुषों के साथ, वह लक्ष्मण सिंह के साथ जुलूस में जाती थी, आज़ादी के बहुत सारे समूहों में भाग लेती थी, तो उन पर बहुत बातें बनाई जाती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि ये महिला जो है ना घूंघट निकालती है और पुरुषों के साथ बराबर खड़ी होकर बातचीत करती है। तो सुभद्रा जी ने उनकी कभी कोई चिंता नहीं की और वो बराबर सक्रिय रही आज़ादी के आंदोलन में। आप जानते हैं कि हमारा जो आज़ादी का आंदोलन है वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वह आज़ादी का आंदोलन एक तरह से रूढ़ियां, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का आंदोलन भी था और स्त्री चेतना या स्त्री की पराधीनता से मुक्ति का आंदोलन भी वो था। तो वह आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था। पहली बार स्त्रियां अपने उस जीवन में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, धीरे धीरे उन रूढ़ियों से मुक्त हो रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन अपने जीवन में और अपने कर्म में और अपने साहित्य में, तीनों में ही उन्होंने उन रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि विवाह में ही उन्होंने उन रूढ़ियों को तोड़ा। और सुभद्रा जी पर लिखते हुए महादेवी जी वर्मा ने ठीक ही लिखा है उनके बारे में कि जो रूढ़ियां थी वह एक तरह से, मैत्रेयी ज्यादा जानती हैं, उन रूढ़ियों को आज तक हम धो रहे हैं और अभी भी स्त्रियां उन रूढ़ियों से मुक्त नहीं हुई है। महादेवी जी ने लिखा है, अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कर चूर चूर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन आज संभव नहीं है। सुभद्रा जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बंधन है स्त्री के, उन बंधनों को तोड़ने में वो कैसे आगे बढ़ी होंगी, कैसे उनको तोड़ा होगा, ये आज भी हम उस बात के बारे में सोचकर ये देखते हैं कि कितना मुश्किल, कितना असंभव कार्य रहा होगा उन रूढ़ियों को तोड़ने में और आगे बढ़ने में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले ही, हमें सुभद्रा जी की कविता को समझने के लिए उनके जीवन को समझना पड़ेगा। उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि उनके आचरण में, जीवन में, उनके कर्म में और उनके साहित्य में एकता दिखाई देती है। यह एकता ऐसे ही नहीं आती है। जो व्यक्ति अपने, जो वो ठान लेती थी, जो विचार कर लेती थी, जिसके बारे में सोच लेती थी कि मुझे ये करना ही है, और वो उसी में लग जाती है और उसको प्राप्त करके ही रहती थी। तो सुभद्रा जी ने जिस तरह का उनका दृढ़ व्यक्तित्व था, वह दृढ़ता उनको उनके साहित्य में भी हमें दिखाई देती है। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो सुभद्रा जी अच्छी वक्ता थी, बोलने में वो भाषण देती थी। चूंकि वह राजनीतिक कार्यकर्ता थी तो वो भाषण देने जाती थी। एक बार स्त्रियों की सभा हो रही थी, उस दिन विजयदशमी थी, और उस विजयदशमी में वो स्त्रियों की सभा को भाषण देते हुए उन्होंने कहा, सुभद्रा जी ने, कि अगर हमारे इस देश के नागरिक जो हैं, अगर इस देश के पुरुष जो हैं, वो अगर आज़ादी को प्राप्त करने में अगर उनको मुश्किल पड़ रही हो, तो हम स्त्रियां जो है वो आज़ादी को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकती हैं। उनकी विजय
दशमी नामक एक कविता को मैं सामने रखना चाहती हूँ आपके। एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी 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 जी। ये कह रही हूँ कितना कितना समय है हर एक के लिए? ये बताएं, 1 मिनट। हाँ, कितना कितना समय है? जी बताएं, मैं बात अपनी संक्षिप्त में करूं या विस्तार में करूं? नहीं, आधा घंटा तो लेगा ही तुम तो। नहीं, कितना आप कितना जैसा समय? बताएं हैं। संक्षिप्त करो, संक्षिप्त करो। हाँ, संक्षिप्त करती हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ, मैं संक्षिप्त करती हूँ मैडम, आप जो कह रही थी। अभी मैं जो सुभद्रा जी के बारे में कह रही थी आपसे कि वो महिलाओं के बीच जाकर उन्हें संकीर्णताओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करती, स्वदेशी अपनाने की बात करती और विभिन्न सभाओं में जाती। तो उनकी एक कविता है विजयदशमी में, किस तरह उनकी कविता में ये बात आई है कि सबल पुरुष यदि भीरू बने तो हमको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करें युद्ध घमसान सखी। 15 कोटि असंयोगिनियां दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। ये वो सोचती थी उस समय, और इतना विश्वास था उन्हें अपने पर और उस युग की स्त्रियों पर, और इसीलिए वो झांसी की रानी पर जो कविता लिख सकी उसका भी बड़ा कारण है कि स्त्रियों में चेतना जगाने के लिए, स्त्रियों में क्रांति या आजादी के प्रति भाव जगाने के लिए उनको झांसी की रानी से बड़ा कोई चरित्र नहीं दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने झांसी की रानी को चुना। और आप और हम सब जानते हैं कि झांसी की रानी जो कविता लिखकर, एक कविता हिंदी पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी आज ऐसा नहीं होगा जो सुभद्रा जी की इस कविता से परिचित न हो। वह कविता इतनी कालजयी कविता है, आज भी हर किसी की जुबान पर वो कविता रहती है। लेकिन इससे एक बात और हुई कि उस कविता के कारण सुभद्रा जी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसी तो सुभद्रा जी का जो दूसरा लेखन है वो पिछड़ गया और दूसरे लेखन की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। ये एक दूसरी बात हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आज भी सुभद्रा जी के लेखन के बारे में हमारे आलोचकों ने, बहुत सारे लेखकों ने नहीं ध्यान देने की एक बड़ी वजह रही है। झांसी की रानी पढ़ के लोग यही समझते हैं कि उनकी यही कविता है। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हिंदी के किसी बड़े आलोचक ने सुभद्रा जी की कविताओं का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया है, उन पर नहीं लिखा है। सुभद्रा जी को बड़ी क्लासों में पढ़ाने योग्य नहीं समझा गया है। वो सीधी सरल भाषा में बात करती थी, उनकी कविताएं सीधी सरल है जो हमें समझ में आती है। इस कारण भी एक तो सरलता या सहजता कविता का हमारे यहाँ गुण नहीं माना गया है, लेकिन ये बड़ा गुण है जो हमें सुभद्रा जी में दिखाई देता है। इस कारण भी समझ लीजिए कि उनको ऊंची क्लासों में पढ़ाने लायक नहीं समझा गया। अब लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कहते हुए कि बीए में उनकी बचपन कविता पढ़ाई जा रही है, और आज गूगल के कारण या नेट के कारण यूट्यूब में बहुत सारी उनकी कविताएं हमें प्राप्त होती हैं, जन जन में व्याप्त होती है। अभी ज्योति ने ठुकरा दो या प्यार करो कविता की चर्चा की। आप सोचिए कि सुभद्रा की कविता, इस कविता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी लिखी हुई है। मेरी माँ अपना भजन गाते समय इस कविता को रखती थी और पढ़ती थी। हम कहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा भजन है। तो यानी कि एक कवयित्री इतनी लोकप्रिय हो कि उनकी कविताओं के बारे में किसी को जानकारी नहीं और सब उसे अपनी समझते हैं। इसी तरह झांसी की रानी कविता जब लिखी गई तो ऐसा लगता था कि वो एक एक आने में उसकी प्रतियां छप के और मेले में और बिकती थी
और किसी को पता ही नहीं था जब वो सुभद्रा जी ने वो कविता लिखी थी कि सुभद्रा जी की लिखी हुई कविता है। इतनी चर्चित वो कविता रही, आला छंद में लिखी हुई कविता है वह कविता। इसीलिए जो हमारा लोक छंद, लोक में व्याप्त छंद है, उसमें लिखी हुई कविता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी आला छंद में बाद में कुंवर सिंह पर ही सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पर भी कुंवर सिंह पर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने एक कविता लिखी है, जो कि वह उस जमाने में उस कविता पर बैन लगा था, और झांसी की रानी भी कविता पर बैन लगा था। उस समय उनकी लेखनी स्वतंत्र नहीं थी। आजादी के आंदोलन के समय सुभद्रा जी ने अपनी एक कविता में कहा भी है कि हमारी लेखनी आजाद नहीं है, वीरों का कैसा हो वसन। इस कविता में उन्होंने कहा है कि हम जो है क्या हम यहाँ चंद्र बरदाई नहीं है या दूसरे कवि नहीं है कि जिनको कुछ कहने की आजादी हो, कि हम अपनी उस आजादी की अभिव्यक्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से वास्तविक रूप से सामने रखें, क्योंकि अंग्रेज सरकार उस पर पाबंदी लगा देती थी। आप सबको पता है कई लेखकों को उनकी किताबें जो है पाबंदी लगा दी गई और कई लोगों को उसमें जेल भी जाना पड़ा, जुर्माना भी भरना पड़ा। तो झांसी की रानी कविता को भी जो है उस पर भी पाबंदी लगी। और सुभद्रा जी कहती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन वीरों का कैसा हो वसंत। तो कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, आप सोचिए कि उस तरह कलम को आजादी नहीं थी, कितनी उस कलम को गुलामी सहनी पड़ी आजादी के आंदोलन में। तो वो उनकी बंधी हुई कलम से भी उनके जो आजादी के उद्गार निकले, वो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं 2-3 बातें उनकी भाषा के बारे में आपसे कहना चाहूंगी। सुभद्रा जी की कविताएं 3 तरह की है जो कहा जाता है। एक तो उनकी कविता में राष्ट्रीय भाव है, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं हैं, और तीसरा दलित चेतना भी उनके यहाँ हमें दिखाई देती है। वो दलितों के उत्थान के लिए भी काम करती थी। हरिजन आंदोलन के लिए उन्होंने गांधी जी के लिए कई तरह का चंदा इकट्ठा किया। वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने ये काम भी किया, और अछूत पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। मैंने कहा ना, उनमें अपना शब्द और कर्म की एकता है। उन्होंने उनके जीवन में वो एकता और उनके काव्य में वो एकता हमें दिखाई देती है। लेकिन उनकी कविता की जो चर्चा है, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं जो उन्होंने लिखी है, उसकी चर्चा कम ही होती है। उन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी है जिसमें सहज प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसा है? पारिवारिक प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम है, जो सुभद्रा जी के यहाँ हमें दिखाई देता है। वो परकीय प्रेम नहीं है, वह प्रेम बिंबों और दुरु, उस प्रेम की अभिव्यक्ति बिंबों में नहीं की गई है, दुरु और जटिल छंद नहीं है, लाक्षणिकता नहीं है, वो सीधे सीधे अपनी बात कहती है। तो सुभद्रा जी की भाषा के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। सुभद्रा जी की भाषा के बारे में कहा गया है कि खड़ी बोली का प्रभावशाली रूप उनकी भाषा में हमें दिखाई देता है। यह खड़ी बोली का जो रूप है, एक प्रभावशाली रूप जो उनकी कविता में दिखाई देता है, वो कहाँ से आता है? उन्होंने खड़ी बोली के उस सजीव रूप की रक्षा अपनी कविता में की है। इसका कारण ये है कि भाषा के प्राण बोली में बसते हैं, और उसी बोली से उन्होंने लोकमानस से, लोक जीवन से उस भाषा को लिया है और उस सहज लहजे को, उस सरल सहज लहजे को अपनी कविता में ढाला है। इसीलिए वह आज इतनी सरल कविताएं लिख सकी और हमारे सामने रख सकी।
मैं कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में कर रही हूँ, इसीलिए कहीं कहीं समस्या हो रही है। एक मैत्रेय जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सुभद्रा जी के बारे में स्त्री दृष्टि की चर्चा और स्त्री द्वारा रची गई भाषा की चर्चा नहीं की गई है। कैसे स्त्री भाषा पुरुष भाषा से अलग होती है, ये सुभद्रा जी की कविताओं को पढ़ के, उनके साहित्य को पढ़ के हम देख सकते हैं। तो स्त्री भाषा, देखिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि जो भाषा का शुद्ध रूप है, शुद्ध तो मैं नहीं कहूंगी, एक जो मूल रूप है, सहज रूप है, वो स्त्रियों की बोली में ही मिलता है। इसीलिए मातृभाषा की चर्चा हम करते हैं कि बच्चा माँ की गोद से ही भाषा सीखता है। तो वही भाषा को जोड़ने का, संचित करने का, भाषा की उस मुहावरे को बचाने का काम स्त्रियों ने किया है। उसी स्त्री भाषा की चर्चा कैसे वो पुरुष भाषा से अलग है, उनकी साहित्य में उनके जगह जगह दिखाई देती है। चाहे आप उनकी कविताएं लीजिए, चाहे उनकी कहानियां लीजिए, और चाहे बच्चों पर लिखी उनकी कविताएं लीजिए। सुभद्रा जी ने केवल कविताएं ही नहीं लिखी है, उन्होंने कहानियां भी लिखी है, और उनकी कहानियों पर तो और भी कम ध्यान गया है। उन्होंने मुकुल, उनका 1930 में काव्य संग्रह छपा था, और सुभद्रा जी के जीते जीते ही उसे चंद्रा जी औरों जी को भी बोलना है, सारा ही रामायण आज ही सुनानी है क्या? अच्छा ठीक है, नहीं खत्म करो, खत्म। हाँ जी। अच्छा, चलिए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। पौना घंटा हो गया पढ़ते। जी नहीं, मैंने तो अभी 20 मिनट बोला है, 10 मिनट तो वैसे ही मेरे सामने घड़ी है। मैंने 4-5-20 पर बोलना शुरू किया। खैर जो है सोचिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य में उनकी भाषा का प्रभाव बाद की कविता पर पड़ा, इस बात का जिक्र नहीं किया जाता है। उनकी भाषा छायावाद की भाषा से अलग है, और किस तरह वह द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मक भाषा से अलग है, जो हमें बाद में बच्चन और नरेंद्र शर्मा के यहाँ हमें दिखाई देती है। तो ये कहा जाता है कि सुभद्रा जी की भाषा जो है नरेंद्र शर्मा और बच्चन की भाषा की तरह है। मैं ये कहना चाहूंगी कि नरेंद्र शर्मा और बच्चन की भाषा उनकी तरह है, सुभद्रा जी की तरह है। यानी भाषा, हिंदी भाषा के साहित्यिक रूप पर सुभद्रा जी की चर्चा, हिंदी भाषा की जो साहित्यिक भाषा है हिंदी की, उस साहित्यिक भाषा में सुभद्रा जी का क्या योगदान रहा है, इसको हमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। सुभद्रा जी के काव्य संग्रहों के बारे में या उनके किताबों के बारे में मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहानियां और कविताएं दोनों लिखी, और उनकी कहानियों में भी जो देखिए, उनकी कहानियों प्रेमचंद उसी दौर में लिख रहे थे, लेकिन सुभद्रा जी की कहानियों की चर्चा नहीं हुई है। आप कथा साहित्य में, आप तो कथा साहित्य को पढ़ती हैं, खुद लिखती हैं, आप देखिए कि सुभद्रा की कहानियों की चर्चाएं कथा साहित्य में बहुत कम हुई है। उनकी जो स्त्री पात्र है, उन्होंने स्त्रियों और बच्चों पर कहानियां लिखी है, तो जो उनकी स्त्री है, उस दौर की आजादी के आंदोलन की दौर की जो स्त्री है, तो वो एक तरह से नवीन मूल्यों की ओर बढ़ रही थी, और उसकी रूढ़ियां उसको पीछे खींच रही थी। वह जो है, वह उस युग की उनकी कहानियों में दिखाई देती है। और उनकी जो कहानी की स्त्री है, मैं ज्यादा नहीं अपनी बात कह के एक बात केवल कहूंगी, उनकी एक दृष्टिकोण कहानी है कि किस तरह वह स्त्री जो है, वह अपनी मन का नहीं कर सकी। वह एक स्त्री है जो पढ़ी लिखी है, और वो नए युग में जीना चाहती है,
लेकिन एक बार एक विधवा है, वह किसी कारणवश वो घर से निकाल दी जाती है, तो वह अपने पति को कहती है कि हम तब तक उसके कुछ व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती है, तो हम तब तक उसको अपने घर में रख लें। तो उसके पति एग्री नहीं करते हैं। तो वो कहती है कि क्या जी हाँ, जितना इस घर में आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। यदि आप अपने किसी चरित्रहीन पुरुष मित्र को आदर और सम्मान के साथ ठहरा सकते हैं, तो मैं भी क्या किसी असहाय अबला को कम से कम आश्रय तो दे ही सकती हूँ। लेकिन वो पति नहीं माने और उसने 3-4 थप्पड़ उसको दे दिया। तो इससे वो इतनी आहत हुई और उन्होंने ये देखा कि लेकिन उसने उस संघर्ष को नहीं छोड़ा और पति के उस बात को उन्होंने नहीं माना। ऐसी कई कहानियां हैं। सुभद्रा जी के बारे में कहा जाता है कि अच्छा, मैं अब कुछ बातें जो है मैत्रेय जी स्वयं कहेंगी। तो उनकी कहानियों की स्त्री भी, जैसे देखिए गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कविता में विस्तार से हम बात नहीं कर सकते हैं, तो सुभद्रा जी की स्त्रियां हमें कहानी में ज्यादा मुखर दिखाई देती है, ज्यादा आधुनिक दिखाई देती है, ज्यादा आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। और साथ ही जो पारिवारिक बंधन है, उस पारिवारिक बंधन, उस सामाजिक बंधन, उस पारिवारिक रूढ़ियों को ढोती हुई स्त्री भी दिखाई देती है। और स्त्री भाषा का बहुत अच्छा उपयोग सुभद्रा जी की इन कहानियों में हुआ है। आज केवल अब सुभद्रा जी का हमें पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, और अगर कभी वक्त होगा तो मैं सुभद्रा कुमारी की बच्चों पर लिखी कविताओं की विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी। उन्होंने बच्चों पर कविताएं लिखी है। पहली बार लड़की की माता होने के गर्व को सामने उन्होंने रखा है, बालिका पर कविता लिखी है। उन्होंने इसका रोना, 2-3 कविताएं उनकी है जो बालिकाओं पर है। हो सकता है बात करेंगी मैत्रेय जी उसके बारे में। तो मैं कभी मौका अगर हुआ तो उनकी बच्चों के ऊपर लिखी कविता, उनकी बालिकाओं पर लिखी कविताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद। तुम छोड़ो, तब तो बात करूं मैं। जी करिए। तुमने कोई कोना नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा है ना। पूरा सुभद्रा कुमारी को हमारे सामने रख दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान को। जैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, तो लेकिन तुमने पूरा का पूरा विस्तार से बताया कि क्या क्या है। जो कुछ छोटा मोटा रह गया होगा उसे हम कह देंगे। हाँ, अब किसको बोलना है? आप ही लोगों को तय करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन के निजी पहलुओं को उनके साहित्यिक कर्मों से जोड़कर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मैत्रेय पुष्पा जी को कि अब वे अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। ठीक है, ठीक है। ज्ञानवर्धन तो चंद्रा ने खूब किया, इतना मेरे बस का था भी नहीं है। मेरे लिए बड़ी सुविधा हो गई, और मैं तो बहुत थोड़ा सा छोटा सा ही करूँगी अपना वक्तव्य, बहुत छोटा। मैं चंद्रा से कह भी रही थी कि मुझे ज़्यादा वो कविता में मैं हूँ भी नहीं, गद्य में ही हूँ। और उन्होंने खैर कहानी भी लिखी हैं, तो मैं जितना ज्ञान है मुझे, जितना बोल पाऊंगी उतना बोलूँगी, ठीक है, और बहुत छोटा रखूँगी। मुझे नहीं पता था कि चंद्रा के बाद ठीक मुझे ही बोलना है। मैं सोच रही थी कि और किसी को भी बोलना होगा, तो खैर जो भी है। मैं तो वहाँ से ही जानती हूँ जहाँ से मैंने बचपन में उनकी, जो चंद्रा ने अभी जिक्र किया था कि उन्होंने बचपन की कविताएं लिखी। तो हम जब बचपन में थे तो हमने वो पढ़ी थी, और वो रट ली थी, जो आज तक भूले नहीं हैं, है ना। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो वो चिंता रहित खेलना खाना हुआ फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो ये जो है, इनमें क्या था जो हम भूले नहीं आज तक। सबसे बड़ी बात तो ये होती है किसी भी कवि की, कि उसकी जो रचना है उसको
कोई आम आदमी भी याद करे तो उसे भूले नहीं। आज की हम कविताएं पढ़ें तो हमें कितनी याद रह जाती हैं, हम यहाँ तुलना कर सकते हैं। और वो उस जमाने में सुभद्रा कुमारी चौहान वो लिख गई जो बच्चों के मन मस्तिष्क में लिख गया। उन्होंने कलम से अपने कागज पे लिखा होगा, लेकिन बच्चों के मनोविज्ञान और उसमें वो समा गया, तो हमें आज तक भी याद है। दूसरी बात कहूँगी कि हम तरह तरह से अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो उन्होंने जो लिखा वो मुझे याद है कि उनकी कविता जो है, मैं बचपन में मेरे तो कोई भाई नहीं है, लेकिन जो माने हुए भाई होते हैं तो उनको राखी बांधती थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, लेकिन वो कविता थी, राखी पर ही थी, तो मैं उसको लिख के भाई को देती थी। अब जब मैं लेखन में आ गई तो वो भाई, अब हम तो सब एक उम्र के हो गए, बल्कि बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो वो भाई कहता है कि अरे तू तब हमें कविता लिख के देती थी ना राखी बांधने के समय। तो मुझे याद आता है कि हाँ, मैं कविता लिख के देती थी, कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी। भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी तुमको यह लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। मैंने सुना शत्रुओं को भी जब जब राखी भिजवाई, रक्षा करने दौड़ पड़ा वो राखी बंद शत्रु भाई। तो क्यों याद है आज तक हैं? वो एक बच्ची ने याद की थी और आज तक भी याद है। तो वो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता था कि उसे भूलते नहीं हैं। तो मैं दोहराती हूँ कि कविता वही है जिसे जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, वो भूले नहीं, हम नहीं भूले। वो आज भी जब भी रक्षाबंधन होता है हमें वही कविता याद आती है। तो हमारा भाई कहता है कि अरे हम तभी समझ गए थे कि तू कुछ लिखेगी पढ़ेगी, क्योंकि तभी तू हमें कविता लिख के दे देती थी राखी के साथ। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता लिख के देती थी उनको। तो ये जो उन्होंने ये संबंध बनाए थे, जो रक्षाबंधन जिसमें हम आज पैसे लेते हैं भाई से, लेना देना कुछ नहीं था, वादा लेती थी वो बहन जो है, ये उन्होंने ही सिखाया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये सिखाया कि ये वादा लेने का वक्त होता है, पैसे वैसे लेने का वक्त नहीं होता। तो ये भी है। उन्हें महादेवी वर्मा के साथ गिना जाता है, मान गई, उन्हीं उसी दोनों एक ही उसमें हुई थी, लेकिन दोनों की रचनाएं बिल्कुल फ़र्क हैं। दोनों रचनाकार एकदम डिफरेंट हैं। महादेवी वर्मा कुछ और लिखती हैं, मेरी भरी तुक्की बदली लिखती हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लिखती हैं। मैं तो एक बंधन और है, उससे और बंधी हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान से, कि बुंदेलखंड को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनकी कविता यहीं से शुरू होती है। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी की हूँ, तो मैं तो उस कविता से क्या, उस कवित्री से बिल्कुल जुड़ गई। इसने झांसी को अमर कर दिया, अपनी कविता में कह के अमर कर दिया। और उस कविता को मैंने ऐसे पढ़ा जैसे इतिहास पढ़ते हैं। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे इतिहास पढ़ते हैं, कि उस वक़्त मराठे क्या कर रहे थे, उस वक़्त ग्वालियर के सिंधिया क्या कर रहे थे, उस वक्त सबकी हिस्ट्री है वहाँ पे कि किसने किसने क्या क्या किया। कि वो जो है, वो जो जो जो, जो अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, वही करके गई। ये खुलासा करके गई, ये घोषणा करके गई कि हाँ, उन्होंने उस वक्त ऐसा किया था जब देश को, जब रानी को उनकी ज़रूरत थी। और वो आज तक भी चला आ रहा है। मैं कहूँ इस बात को या ना कहूँ, वो ही तौर तरीका आज भी आपके सामने है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था। तो उन्होंने एक इतिहास रख दिया हमारे सामने उस कविता के। मैं उसे कविता नहीं, वो ऐतिहासिक कविता है। मतलब ऐतिहासिक उस मामले में नहीं कि उसकी जैसी कोई कविता नहीं आई, वो इस तरह, उसमें पूरा इतिहास भरा पड़ा है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हमारा देश था,
वो इतिहास पूरा उसमें उन्होंने एक एक राज्य का की ब्यौरे दिए हैं उसमें। तो मैं ये ऐसा किसने किया? किसी ने नहीं किया, किसी कवित्री ने नहीं किया, किसी कवि ने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जो उन्होंने एक कविता में हमें थमा दिया कि ये है, ये सूरत थी हमारे देश की और ये लोगों ने किया था। झांसी की रानी अगर वो ना लिखती तो शायद झांसी की रानी की कोई याद करता कि ना करता। ठीक है, इतिहास में सबको याद कर लेते हैं, सबको याद कर लेते हैं कि वो वहाँ था, वो उसका राजा था, वो ओरछा का राजा था जो हमारे बुंदेलखंड में है ना। तो वो टीकमगढ़ का था, वो रियासतों समथर रियासत का था, वो सब याद कर लेते हैं, लिखा हुआ भी है। इंटरनेट पे ढूंढो, सब मिल जाते हैं। लेकिन झांसी जिस रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रस्तुत की, ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनके जो वो हमें दे गई हैं उसके लिए हम उनको कितना धन्यवाद करें और कितने उनके मतलब एक तरह से हम उनका कर्ज कैसे चुकाएं जितना वो कर गई हैं। तो झांसी वालों को और बुंदेलों को तो उनको हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको आपका जो जिक्र है उन्होंने किया था। कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियों को कौन जानता अगर सुभद्रा कुमारी चौहान ना लिखती तो। वो चंद्रा ने ठीक कहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मूल्यांकन नहीं हुआ है जैसे महादेवी वर्मा का हुआ। भाई वो तो छायावाद के 4 कवियों में गिन ली गई, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान तो कहीं नहीं है, उनको नहीं गिना गया। तो हमें कम से कम स्त्रियों को तो उनको गिनना ही चाहिए। उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने जो बचपन की कविताएं लिखी है ना, जो बचपन पे लिखी, जो बेटी को उन्होंने आगे किया। वो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब तो नारा चल रहा है, उन्होंने नारे नहीं दिए, उन्होंने जो हम सोचते हैं एक माँ सोचती है वो लिखा उन्होंने। तो ये अब मैं ये कहती हूँ जो उन्होंने कर दिया, जो मैं आपसे जिक्र किया मैंने कि इस तरह उन्होंने कहा, झांसी की रानी का इस तरह वर्णन किया और स्त्रियों का इस तरह वर्णन किया। आज का स्त्री विमर्श क्या कहता है? ये उस स्त्री विमर्श की जरूरत आज है। आज तो बिल्कुल जैसे सतह के ऊपर घूम रहा है स्त्री विमर्श। जो सुभद्रा कुमारी ने जमीन में गाड़ के उगाया था, आज स्त्री वो सतह के ऊपर है, ऊपर की फसल काट रही हैं हमारी स्त्रियां जो हैं, और उसको फिर कहाँ ले गए हैं हम लोग। मैं ये नहीं कहूँगी कि और लोग ले गए या ये ले गया वो ले गया। हम लोग इस जमाने में अभी इसी 20वीं 21वीं शताब्दी में 21वीं हम उनको उठा के वहाँ से जहाँ युद्ध भूमि थी, जहाँ आज भी युद्ध भूमि हो जाती है, वहाँ से उठा के हम कपड़ों पे ले गए हैं। हम कपड़े कैसे पहनेंगे, हम कपड़े कितने कम पहनेंगे, ये है हमारा स्त्री विमर्श। वो जो लिख गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान या वो लिख गई हैं महादेवी वर्मा, वो स्त्री विमर्श उसको नहीं गिनते। महादेवी वर्मा को फिर भी गिन लेते हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का तो नाम ही नहीं लेते। तो ये नाम ना लेना है। आलोचक क्यों लेंगे? स्त्रियां क्यों नहीं लेती? स्त्रियां क्यों नहीं लेती? सारी लापरवाही और सारी कोताही तो स्त्रियों ने की है। सिमोन द बहुआर कर लेंगी, वहाँ से उठाएंगी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं लेंगी, कभी नहीं लेंगी, क्योंकि उसको वो आज भी उस गुलामी में जकड़ी हुई हैं। वो विदेशों की गुलामी में आज भी उनका दिमाग जो है जकड़ा हुआ है। इसलिए सिमोन द बहुआर और जर्मन ग्रियर को देंगी, उनके कोटेशंस देंगी, उनको वो करेंगी, लेकिन नहीं करेंगी महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान को। उससे तो वो नीची हो जाएंगी, उससे तो वो अज्ञान मानी जाएंगी, क्योंकि विदेशों का ज्ञान उन्हें नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ ये नकली, मैं तो कहती ही जाती हूँ कि ये नकली स्त्री विमर्श क्यों कर रहे हो? क्यों अपने जमीनी लोगों को नहीं उठाते हो? आप उनसे कुछ नहीं सीखा है? जो सारा इतिहास आपके सामने दर्ज कर गई उसको तो आप नाम ही नहीं लेते। तो आप कितने अज्ञानी हैं। मैं उस अज्ञान को अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि हम कितने उस अज्ञान में खुश रहने वाले हैं, उसी में खुश भी रहते हैं कि अरे वाह हम तो क्या, अरे हम तो सिमोन द बहुआर के कोटेशन दे रहे हैं, अरे स्त्री होती नहीं है बनाई जाती है,
अरे हाँ हाँ ठीक है, मान गए बनाए। हमारी भी ये कवित्रियाँ और लेखिकाएं कुछ तो कह गई हैं, उसे भी तो बताओ क्या क्या कह गई हैं। हाँ, तो ये सब ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं लिख के नहीं लाई, मैं पढ़ नहीं रही कुछ भी, मैं जो मेरे से बन रहा है, जो मैं सोचती हूँ वो मैं कह रही हूँ। तब तब हम सोचें इसी तरह, जैसे आज सुभद्रा कुमारी का जन्मदिन नहीं होता तो हम कुछ नहीं करते, हम याद भी नहीं करते। क्यों हम जन्मदिन के दिन ही याद करते हैं? क्यों नहीं हम इस मैं बिल्कुल इस बात को लिखूंगी भी और इस बात को कहूंगी भी, जो आपके सामने यहाँ कह रहे हैं। आप लोगों ने हमें मौका दिया है इस बात को कहने का। ये हमारे लिए वो अवसर है जो हमसे छूटा जा रहा था। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमें ऐसी कवित्री या ऐसी रचनाकार को पर हमें विचार करने को दिया। और हम फिर पीछे पीछे लौट के देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। फिर हमें याद आता है, अरे हमें तो सब याद है उनका जो हमने पढ़ा था, वो तो हम छोटी बच्ची के रूप में पढ़ा था, वो भी याद है। तो ऐसा क्या लिख गई जो छोटी बच्ची के रूप में याद था? या तो मुझे, मैं अगर व्यक्तिगत बात कहूँ अपनी, तो मान लीजिए कि मैंने जो मेरी गांव में जो पुरखनें थीं, जो दादियाँ थीं, जो लोकगीत गाती थी, या तो मुझे वो याद है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं याद हैं। तो उतना असर आया। आज तक भी मैं वो लोकगीत भी नहीं भूली जो मैं अपने लेखन में भी प्रयोग करती हूँ, और न मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविताएं भूली जो मैंने बच्ची के रूप में याद की थी, जो मैंने अपने भाइयों को राखी बांधने के समय एक कॉपी के कागज पर लिख लिख के दी थी। मैं उसी रूप में जैसे उन्होंने लिखा था। तो उनको याद करने का आज ही मौका नहीं है, वर्ष के हर रोज मौका है। हमें भूलना नहीं चाहिए हमारे उन रचनाकारों को। एक और बात, उनका जो जीवन था वो बहुत सरल था, उनका पहनावा था वो बहुत सरल था। और उन्होंने प्रेमचंद के यहाँ शादी की थी अपनी बेटी की, और चंद्रा भी ये कहा नहीं है, वो जानती हैं, मेरे से भी डिस्कस कर रही थी कि उन्होंने कन्यादान जो है नहीं किया था। कन्यादान के वो विरुद्ध थी कि बेटी जो है दान के लिए नहीं होती है। तो ये भी एक नई बात, वो तो आज तक नहीं छूटी, प्रथा आज तक नहीं छूटी, कन्यादान सब करते हैं, है ना। और उन्होंने ये रूढ़ियाँ रीति रिवाज, अरे यहाँ मैंने सिंदूर का जरा सा कह दिया तो बवाल मच गया फेसबुक पे, मुझे बहुत गालियाँ मिली हैं। और वो उस जमाने रूढ़ियों को हटा रही थी हैं, तो उनसे भी कुछ तो कहा ही गया होगा, मैंने ये सोचा। यहाँ हम जरा सा कुछ कह दें तो फिर देखिए कि क्या होता है। इन्हीं रूढ़ियों को हटाने के लिए, अंधविश्वासों को हटाने के लिए, हटाने नहीं देते। तो वो जमाना था जब सुभद्रा कुमारी चौहान वो हिम्मत कर रही थी। अब मुझे नहीं पता कि उनसे किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन आज हम करके देखते हैं, मैं फिर भी लिख ही देती हूँ या कर ही देती हूँ, तो फिर उसका बड़ा बुरा अनुभव मिलता है हमें। बड़े बुरे क्या कहना चाहिए, पढ़े लिखे लोग, मैं यही कहती हूँ, ये पढ़े लिखे लोग इतना बुरा बर्ताव करते हैं कि क्या बताएं। स्त्रियाँ ज़्यादा करती हैं, अगर उनसे अंधविश्वास छोड़ने को कह दो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और फिर वो गालियाँ ही देने लगती हैं एकदम। पढ़ी लिखी स्त्रियाँ और लेखिकाएँ भी, भाई तुम क्या इसीलिए लिखने आई हो? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को तो हमें हर वक्त सामने रखना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, है ना, जो ये कह गई हमारी झांसी के बारे में और रानी के बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कोई मर्दानी हो या ना हो, स्त्री होके ही अपने इन अंधविश्वासों से लड़े, इन पाखंडों से लड़े, वो कोई कम नहीं है और लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम अंग्रेजी सेना से ही लड़ रहे हैं, हमें अपने जो कर्मकांड हैं इन सब से लड़ना है, रूढ़ियों से लड़ना है। वो भी तो लड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हें लोग पढ़ पढ़ के भूल जाते हैं या करते नहीं है, हिम्मत नहीं है इतनी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने ये किया है उनके जन्मोत्सव पर, बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, और हमको जोड़ा
चंद्रा ने बहुत विस्तार से बताया, जो कि जरूरी था। जो उन्होंने अध्ययन किया है वो बहुत ज़रूरी था और बताया भी, क्योंकि यहाँ समय तो नपातुला होता है, इसलिए मैंने सोचा किसी और को भी बोलना होगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद मुझे ही बोलना है। तो मुझे तो बस इतना ही कहना है, बाकी तो आपका धन्यवाद है मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। एक सफल और सार्थक साहित्य वही है जिससे पाठक स्वयं को जोड़ सके और अपने जीवन में उतार सके। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित साहित्य इस मायने में सफल और सार्थक कहा जा सकता है। उनके साहित्य की सार्थकता पर प्रकाश डालने के लिए मैं हमारी आज की वक्ता चंद्रा सदायत जी और मैत्री पुष्पा जी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने महामारी के इस दौर में भी ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए साहित्यिक कार्यक्रमों की यह सीरीज शुरू की है। इस कार्यक्रम को जल्द ही YouTube पर अपलोड किया जाएगा, जिससे साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद। देखा हो गया।